नमस्कार, विबग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच फिर उपस्थित हूँ सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें आज हम सभी बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था, दूसरा दिया गया है शैशवावस्था, तीसरा दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, चौथा दिया गया है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसमें एकदम जो सही आंसर है वो है किशोरावस्था। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, जिसमें तर्क देना है। इसमें कथन और तर्क संबंधी कुछ प्रश्न है, इसको देखते हैं। कथन दिया गया है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदीपन करती है। तो भाषा विकास कोई जरूरी नहीं कि शैशवावस्था के दौरान ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, कथन एकदम गलत दिया गया है। इसके बाद देखते हैं तर्क क्या दिया गया है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। जिसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो बी भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन दिया गया है, सही ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला दिया गया है डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका एकदम जो सही आंसर है वो डी आंसर, डी ऑप्शन हो गया, ए और आर क्योंकि दोनों गलत हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। तो मतलब क्या बताना हमें कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। तो जिसमें क्या दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकास की गति में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बी ऑप्शन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। सी ऑप्शन दिया गया है, मतलब तीसरा नंबर दिया गया है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए, पहला दूसरा तीसरा दोनों से 3 सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या तीसरा पहला तीसरा और चौथा सही। तो इसमें पहला और तीसरा और चौथा सही है, मतलब इसका एकदम जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी ऑप्शन, पहला तीसरा और चौथा सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि वे गणितीय प्रश्न को जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है अमूर्त चिंतन, बी ऑप्शन दिया गया है मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं, सी ऑप्शन दिया गया है श्रेणीबद्ध कार्य, और डी ऑप्शन दिया गया है वर्गीकृत कार्य। तो इसमें जो एकदम सही आंसर है वो है ए, अमूर्त चिंतन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर ए दिया गया है परिपक्वता और क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। बी ऑप्शन दिया गया भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव या सम आयु वर्ग। सी ऑप्शन दिया गया है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना। डी ऑप्शन अन्वेषण, अध्ययन, अवरोधन, स्मृति। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो दिया गया है ए ऑप्शन, परिपक्वता, क्रियाशीलता और सामाजिक अनुभव और संतुलन। ये क्या करते हैं, ये पियाजे के अनुसार जो बालक होता है उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या है, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों के मुख्य भेद क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक। बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्य
बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। नंबर सी, भाषा व सोच के बीच संबंध। सी और डी दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल एवं जटिल। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो दिया गया है भाषा व सोच के बीच संबंध। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि लेव वाइगोत्स्की का विश्वास क्या था, उसके बारे में देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूंसना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। बी ऑप्शन, बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसका जो एकदम सही आंसर हो गया वो सी ऑप्शन दे दिया गया है। वो क्या है, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मतलब हम अधिगम की प्रक्रिया तभी कर सकते हैं जब संरचनात्मक और सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या है, संरचनात्मक और सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन दिया गया, वे पियाजे के सिद्धांतों को उद्धृत नहीं करते। बी ऑप्शन दिया गया है, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। डी ऑप्शन दिया गया है, उनका मानना है कि संरचनात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, उन्होंने बच्चों का हिंज की सुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि उपदेशक होना चाहिए व सदा बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो उपदेशक तो नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। दिया गया है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए, ये तो सही हो गया है। फिर चलते हैं प्रश्न 3 नंबर उस पर, केवल बाह्य उत्प्रेरकता पर बल देना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया है। अब चलते हैं 4 नंबर देखते हैं, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, चौथा भी सही हो गया। तो सही ऑप्शन कौन कौन से हो गए, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। वह कार्य जो विद्यार्थी कर सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। सी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। डी ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी को उल्लेखित करना। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, जिसमें एकदम जो आंसर सही है वो सी ऑप्शन है, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा मूल्यांकन को सूचित करना चाहिए। मूल्यांकन क्या सूचित करता है कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसका विस्तृत ब्यौरा देना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। नंबर ए दिया गया है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। बी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों की संरचनात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। सी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने का पर नामांकन। तो सी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 12, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किया किसका उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। नंबर बी है जेंडर पक्षपात का। सी दिया गया है जेंडर समानता का।
नंबर डी दिया गया है जेंडर समता का। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है जेंडर पक्षपात का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है उनकी प्रत्यय स्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। बी ऑप्शन उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। नंबर सी दिया गया है उनकी नकल करने की गतिमाप पर। डी दिया गया है उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। तो इसका जो एकदम सही आंसर है, तो सही आंसर दिया गया है बी, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? मतलब नीचे दो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। नंबर बी दिया गया है पाढ़। नंबर सी दिया गया है भाषा। नंबर डी दिया गया है सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो अनुक्रिया उद्दीपन संबंध है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन प्रश्नों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धि ऐसा संभव ही नहीं है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें क्या करना था? हमें निगेटिव आंसर देना था। तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव, पहला ऑप्शन जो है वो निगेटिव हो गया, अतः जो ऑप्शन ए हो गया वो एकदम सही हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। हाशिए पर रखने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? प्रश्न क्या है कि हाशिए पर रखने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? ए ऑप्शन दिया गया है उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर। बी ऑप्शन उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। नंबर सी उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्यों में देकर। डी ऑप्शन दिया गया है उनमें असफलता का भय देकर पैदा करके जिसमें वह स्वयं मेहनत करे। तो इसका एकदम जो सही आंसर है वो दिया गया है बी ऑप्शन, बी उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। समावेशी देखते हैं प्रश्न नंबर 17 नंबर। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थी का वियोजन। बी ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशिष्ट कक्षा। सी ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। डी ऑप्शन दिया गया है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा पाने का हक है। अब इसका जो एकदम सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि समावेश शिक्षा क्या मांग करती है? जो समावेश शिक्षा है उसकी मांग क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। मतलब जो जैसा बालक है बालक के हिसाब से बालक को पहचान कर उसकी पाठचर्या में क्या करना है? लचीलापन लाना है। बी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। सी ऑप्शन दिया गया है सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। डी ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंध। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो दिया गया है ए ऑप्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? पहला ऑप्शन दिया गया है शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। बी ऑप्शन दिया गया है ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता, आवेगशीलता। सी ऑप्शन दिया गया है मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। डी ऑप्शन दिया गया है मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वय में कठिनाई। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है ए शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार। बी ऑप्शन दिया गया है समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। सी ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। डी ऑप्शन दिया गया है बौद्धिक जिज्ञासा। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 क्या है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको देखना है कि विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है ऐसे भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। नंबर सी दिया गया है स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देना चाहिए। डी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या है, जिसमें कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कथन क्या है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। डी ऑप्शन दिया गया है आर जो दिया गया है तर्क दिया गया है माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एक माध्यम हो सकती है, ज्ञान का नहीं बल्कि जानकारी का एक माध्यम हो सकती है। ए ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें क्या है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। जो तर्क है वो गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। माध्यमिक स्कूल का जो शिक्षक होता है उसको क्या करना चाहिए वो देखना है। विद्यार्थी की त्रुटियाँ उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। विद्यार्थी की त्रुटियाँ उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। नंबर बी, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ पूरी कक्षा में बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। ये तो दोनों के दोनों गलत हो गए। सी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियाँ पहचान कर उन पर काम कर सके। डी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना कर सके। तो जो इसका एकदम राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभी प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? तो ए ऑप्शन दिया गया है हाँ, इससे समकक्षियों में प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। बी नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। नंबर सी दिया गया है हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। डी ऑप्शन दिया गया है नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो दिया गया है बी नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 25, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से किसे अभिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की ज़रूरत पड़ती है? तो ए ऑप्शन दिया गया है प्रयोगों के चरणों का वितरण। बी ऑप्शन दिया गया है समस्या समाधान की अपनी रणनीतियाँ पर चिंतन। सी ऑप्शन दिया गया है गणितीय संक्रिया की नियमित प्रणाली का दोहराव। डी ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तकों को दी गई विभिन्न घटनाओं की
परिभाषाओं का स्मरण। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो दिया गया है बी ऑप्शन, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियाँ पर चिंतन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 क्या है? एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? जो एक शिक्षिका है वो विद्यार्थियों की समस्या समाधान को क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है पूछताछ को हतोत्साहित करके, बी ऑप्शन दिया गया है अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, सी ऑप्शन दिया गया है चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर, नंबर डी ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो डी ऑप्शन दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे में ए ऑप्शन दिया गया बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है, बी ऑप्शन संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं, सी ऑप्शन बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, डी ऑप्शन दिया गया है आकलन को अधिगम के से परे एक अलग गतिविधि के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो ए ऑप्शन दिया गया है शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विकास, बी ऑप्शन बेहद प्रतिस्पर्धात्मक तथा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो, सी ऑप्शन ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए, डी ऑप्शन समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 है कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? गर्व, आनंद, उम्मीद या बोरियत? तो इसका जो एकदम सही आंसर है वो है बोरियत। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 क्या है? यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है तो आप उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, बी ऑप्शन दिया गया है कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, सी ऑप्शन उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे, नंबर डी अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। इसका जो एकदम सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, मतलब अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। आप सभी लोगों को अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।